Assalamualaikum, welcome to Learners Academy. This is Rita Bashi and today we will discuss client-centered therapy. क्लाइंट-सेंटर्ड थेरेपी को पर्सन-सेंटर्ड थेरेपी और रोजरियन थेरेपी भी कहा जाता है, जो कि एक नॉन डायरेक्टिव अप्रोच है। मींस के इसमें क्लाइंट का एक्टिव रोल होता है, डायरेक्टिव रोल होता है, जबकि थेरेपिस्ट का रोल नॉन डायरेक्टिव होता है। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी और CCT के पर्पस की अगर बात करें तो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी का पर्पस या गोल जो है वो क्लाइंट की सेल्फ इस्टीम को इंक्रीज़ करना है। इसके अलावा क्लाइंट को उसकी जो आइडियलाइज्ड और एक्चुअल सेल्स हैं उनके दरमियान डिफ्रेंशिएट करना सिखाना है। इसके अलावा उसकी सेल्फ़ अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ करना ताकि उसकी जो डिफेंसिवनेस, गिल्ट या फिर इनसिक्योरिटीज़ हैं उनको ख़त्म किया जा सके। बैकग्राउंड या हिस्ट्री देखें अगर CCT की तो ये 1930s में एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कार्ल रॉजर्स ने डेवलप की थी और ये फ़र्स्ट थेरेपी थी जो कि साइको एनालिटिक अप्रोच पे बेस्ड नहीं थी, क्योंकि रॉजर्स का ये बिलीव था कि जो थेरेपीज़ कंडक्ट की जाती हैं वो एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट में कंडक्ट की जानी चाहिए ताकि क्लाइंट और थेरेपिस्ट के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग और एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए। इसके अलावा रॉजर्स ने एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया दैट वाज यूजिंग टर्म क्लाइंट इंस्टेड ऑफ पेशेंट, ताकि क्लाइंट और थेरेपिस्ट के दरमियान इक्वालिटी लाई जा सके और जो क्लाइंट है वो ख़ुद को एक पेशेंट फील ना करें। देन 1960s में क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी जो है वो ह्यूमन पोटेंशियल मूवमेंट के साथ एसोसिएट हुई। ह्यूमन पोटेंशियल मूवमेंट की अगर बात की जाए तो कुछ साइकोलॉजिकल थेरीज ऐसी थी जिसमें ये कहा गया कि ह्यूमंस बाय नेचर या इनहेरेंटली ही सेल्फिश और करप्ट होते हैं। सो ह्यूमन पोटेंशियल मूवमेंट ने इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया और उनके अकॉर्डिंग ह्यूमंस बाय नेचर सेल्फिश या करप्ट नहीं होते। देन ह्यूमन पोटेंशियल मूवमेंट में एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई दैट इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि पर्सन सेंटर्ड थेरेपी में भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बेसिकली एक इंडिविजुअल की उस ग्रोथ या उस मोटिवेशन को रिप्रेजेंट करता है जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल अपनी हाईएस्ट नीड या फिर अपने पोटेंशियल्स को फुलफ़िल करता है। और जब एक इंडिविजुअल सेल्फ एक्चुअलाइज हो जाता है तो वो प्रो सोशल या हेल्पिंग बिहेवियर शो करता है। इसके अलावा ऑनेस्ट और कंस्ट्रक्टिव मैनर में बिहेव करता है। और रॉजर्स के अकॉर्डिंग अगर एक इंडिविजुअल का अपने बारे में कोई नेगेटिव कॉन्सेप्ट है या फिर उसका अनहेल्दी सेल्फ कॉन्सेप्ट है तो वो इंडिविजुअल कभी भी सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं हो सकता। देन CCT के प्रोसेस की अगर बात की जाए तो रॉजर का ये बिलीव था कि एक सक्सेसफुल थेरेपी जो है वो क्लाइंट की थेरेपिस्ट की स्किल्स या ट्रेनिंग पे बेस नहीं करती बल्कि उसके एटीट्यूड पे बेस करती है। और रॉजर्स के अकॉर्डिंग एक सक्सेसफुल क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपिस्ट में 3 तरह के एटीट्यूड्स का होना मस्ट है, दैट इज़ कॉन्ग्रुएंस, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एंड एम्पैथी। कॉन्ग्रुएंसी मीन्स के क्लाइंट और थेरेपिस्ट के दरमियान कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए और थेरेपिस्ट को अपने क्लाइंट के लिए जेन्युइन होना चाहिए। देन आ जाता है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। इट मीन्स कि आपका क्लाइंट जैसा भी है या जो भी है आपने किसी भी तरह से उसके लिए जजमेंटल नहीं होना, उसको उसी तरह एक्सेप्ट करना है जिस तरह वो है। लास्ट एटीट्यूड आ जाता है एम्पैथी। सो एम्पैथी मीन्स कि अपने क्लाइंट के इमोशंस को, उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना और अपने क्लाइंट को ये रियलाइज़ करवाना कि जैसा वो फील कर रहा है वैसा ही आप भी फील कर रहे हो। और जब थेरेपिस्ट में ये तीनों एटीट्यूड्स पाए जाएंगे तो क्लाइंट फ्रीली और कंफर्टेबल होकर आपके साथ अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकेगा। एप्लीकेशन अगर देखें क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी की, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी रॉजर्स ने तब डेवलप की थी जब वो चिल्ड्रंस क्लिनिक में बच्चों के साथ काम कर रहा था, बट ये किसी भी स्पेसिफिक एज ग्रुप के साथ यूज़ नहीं की जाती। मोस्टली जो रॉजर्स ने CCT को यूज़ किया था वो स्किज़ोफ्रेनिक्स के साथ किया था, बट इसके अलावा भी बहुत से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनको CCT के थ्रू ट्रीट किया जाता है, जिसमें आ जाता है डिप्रेशन, एंजाइटी, अल्कोहल डिसऑर्डर्स, कॉग्निटिव डिसफंक्शनिंग्स और इसके अलावा डिफरेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को भी ट्रीट करने के लिए CCT को यूज़ किया जाता है।
बहुत से लोगों ने ये आर्ग्यू किया कि सीसीटी नॉन वर्बल या अनएजुकेटेड इंडिविजुअल्स के लिए एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है, बट बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनका ये बिलीव था कि सीसीटी हर इंडिविजुअल के लिए एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। सीसीटी के पॉजिटिव आउटकम्स के साथ साथ इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, लाइक अगर थेरेपी अनसक्सेसफुल हो तो क्लाइंट जो है वो सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ एक्सेप्टेंस के शो करने के बजाय ज़्यादा रिजिड बिहेवियर शो करेगा, सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर शो करेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सीसीटी की सक्सेस को या इफ़ेक्टिवनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक इंडिविजुअल थेरेपी में इंटरेस्टेड नहीं है या थेरेपी के लिए रेडी नहीं है तो ऑब्वियसली वो थेरेपिस्ट के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। इसके अलावा थेरेपिस्ट की स्किल्स जो हैं वो भी इसके रिज़ल्ट्स को इफ़ेक्ट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक थेरेपिस्ट अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, कॉन्ग्रुएंसी या एम्पैथी शो ना कर पाए तो वो इस थेरेपी को इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं कर सकता। उसके बाद आ जाती है ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मूवमेंट। तो जैसा कि क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में रॉजर ने भी क्लाइंट पे ज़्यादा फोकस किया था, क्लाइंट के डायरेक्टिव रोल पे फोकस किया था ड्यूरिंग थेरेपी, तो ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मूवमेंट का भी यही फोकस था कि एक इंडिविजुअल को ये फ्रीडम होती है कि वो अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले सके, उसको ये फ्रीडम होती है कि वो खुद अपनी लाइफ को एक सेंस दे सके। तो ह्यूमनिस्टिक और एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट का भी यही बिलीव था कि क्लाइंट अपनी लाइफ के मीनिंग्स को या अपनी लाइफ के पर्पसेस को खुद एक्सप्लोर करे। तो ह्यूमनिज़म या फिर ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव की अगर बात की जाए तो इनके अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल अपने पास्ट, अपने अनकॉन्शियस या फिर अपने एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट नहीं होता। हमें इन तमाम चीज़ों की बेसिस पे अपने पेशेंट को डील नहीं करना चाहिए या ट्रीट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको ये फ्री चॉइस देनी चाहिए, ये फ्रीडम देनी चाहिए कि वो अपने इनर पोटेंशियल्स को खुद एक्सप्लोर कर सके। तो थेरेपिस्ट ने अपने पेशेंट को ये रियलाइज़ करवाना होता है कि वो पेशेंट नहीं है बल्कि वो भी यूनिक बीइंग्स हैं, उनकी भी एक होल, एक यूनिफाइड पर्सनैलिटी है। फिर आ जाती है एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। तो जो एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने फ्राइडियन व्यू को रिजेक्ट किया और ह्यूमन कंडीशंस को एज अ होल इन्होंने एम्फेसाइज किया। एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट को इनकरेज करता है या मोटिवेट करता है कि वो अपनी कैपेसिटीज़ को हाईलाइट कर सके या एक्सप्लोर कर सके, इसके अलावा अपनी सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद ले सके, किसी दूसरे इंडिविजुअल पे या अपने थेरेपिस्ट पे डिपेंड ना करें। गोल्स अगर देखे जाए एग्जिस्टेंशियल थेरेपी के, तो एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपी एक इंडिविजुअल को हेल्प करती है कि वो एज अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग अपनी सेल्फ से अवेयर हो और अपने डिसीजंस खुद ले सके, क्योंकि एग्जिस्टेंशियल थेरेपी एक इंडिविजुअल को या पेशेंट को ये सिखाती है कि किस तरह से उसने अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद एक्सेप्ट करना है और अपनी लाइफ में आने वाली चेंजेस को किस तरह से उससे टॉलरेट करना है। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी की टेक्निक्स की अगर बात की जाए तो इसमें टेक्निक्स पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं है, बहुत ही कम इस पर कोई टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, क्योंकि एग्जिस्टेंशियल थेरेपी का जो फोकस है वो क्लाइंट को एज ए यूनिक एसेंस डील करना है। तो इसमें मोस्टली थेरेपिस्ट क्लाइंट के साथ इस तरह की क्वेश्चनिंग करता है जिसके थ्रू क्लाइंट अपने फेलियर के रीज़न्स को एग्ज़ामिन कर सके और अपनी लाइफ के मकसद को, अपनी लाइफ के मीनिंग को फाइंड आउट कर सके। नेक्स्ट आ जाती है लोगोथेरेपी, जो कि विक्टर फ्रैंकल ने दी थी 1963 में, और ये भी एग्जिस्टेंशियल थेरेपी की एक फॉर्म है जिसका ये कॉन्सेप्ट है या जो इस कॉन्सेप्ट पे बेस करती है कि एक इंडिविजुअल की जो प्राइमरी मोटिवेशनल फोर्स है वो ये है कि वो अपनी ज़िंदगी का मकसद समझे, अपनी ज़िंदगी के मकसद को हासिल करे। फ्रैंकल ने लोगोथेरेपी में दो टेक्निक्स को डिस्क्राइब किया था, दैट वाज पैराडॉक्सिकल इंटेंशन एंड डी रिफ्लेक्शन। पैराडॉक्सिकल इंटेंशन में क्लाइंट को ये कहा जाता था कि वो कॉन्शियसली एक अनडिज़ायर्ड बिहेवियर या फियर्ड बिहेवियर में इन्वॉल्व हो, ताकि क्लाइंट को ये सिखाया जा सके कि उसका अपने इस बिहेवियर के ऊपर वॉलेंट्री कंट्रोल है। नेक्स्ट जो टेक्निक थी वो है डी रिफ्लेक्शन।
डी रिफ्लेक्शन में क्लाइंट को ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी कि किस तरह से उसने अपने प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर और प्रॉब्लमेटिक सिम्टम्स को इग्नोर करना है। डी रिफ्लेक्शन में मोस्टली क्लाइंट की अटेंशन को डाइवर्ट करके उसकी अटेंशन कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ और रिफ्लेक्शन की तरफ की जाती है।